हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल वेल? चलिए, तो आज हम लोग क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, जो कि आपके सेगमेंट का लास्ट टॉपिक होता है। और ये मैक्रो में क्लास 12 का ये कॉमन टॉपिक है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या फिर आपका सीबीएसई का हो। ये कॉमन टॉपिक है और मान के चलिए कि इससे आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल आपको इसमें बातें करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा आपको इलेबोरेटिव नहीं पढ़ना है इसमें। तो कंसेप्चुअल अगर आप इसको क्लैरिटी बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में खत्म करें और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले तो एक बात आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। अ, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर सीबीएसई वालों बच्चों के लिए हो, दोनों के लिए एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और ये 2 महीना आपके लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा। इन 2 महीनों में आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि अगर आप इन 2 महीनों में अपना बेस्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके करियर पे एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ना कि एक डेविएशन आ जाता है। और अगर आप 2 महीने अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज में, अगर आपका है कि आप चाहते हैं कि आप अच्छे कॉलेज में जाएं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाएं, आप बीएचयू के किसी कॉलेज में जाएं, है ना, तो ये आपका 2 महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये 2 महीना में आप अपना बेस्ट दीजिए, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और अपने रिजल्ट को अच्छा से अच्छा करिए और बूस्टअप करिए। इस बात को छोड़ दीजिए, इस बात को भूल जाइए कि आपने पहले कितना समय यूटिलाइज किया और कितना समय वेस्ट किया। इन 2 महीनों में आपको स्ट्रैटेजिक स्टडी करनी है और जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो सके वो क्वेश्चंस को आप करिए। और चलिए, हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और हमारा टॉपिक है आज का बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले अगर बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो जैसा कि आपको ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ आमदनी और खर्चे की बात है। तो सर अकाउंट्स में या जो बच्चे कॉमर्स में हैं उनको ये बात हमेशा वो पढ़ते हैं कि आमदनी खर्चा अकाउंट्स में पढ़ा जाता है, बट ये इकोनॉमिक्स में बात आमदनी खर्चे की कहाँ से आ गई या किस प्रकार का बैलेंस हमें निकालने की बात आ गई। देखिए, होता यूं है कि आपके देश के जो लोग हैं वो दूसरे देश के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, बहुत सारे लेन देन में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी जब से लिबरलाइज हुई, प्राइवेटाइज हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब से 1991 के बाद हमने अडेप्ट किया, तो हमारी इकोनॉमी 1991 के बाद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को भी करने लग गई। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को करने लगे मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होने लग गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होने लग गया, सर्विसेज का ट्रांसफर होने लग गया। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उन लेन देन का हमें विवरण चाहिए। हमें उस लेन देन को रिकॉर्ड करना कहीं ना कहीं पड़ेगा, सो डैट कि हमें ये पता चल पाए कि हमने ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट किया, अपने यहां से ज्यादा सामान भेजा या इंपोर्ट किया। हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी पता लगाना जरूरत पड़ता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कितना है, कितना होना चाहिए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है आपको ये मदद करता है कि आप ये पता कर पाए कि आपको एग्जैक्टली आपका इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आप बोरिंग ज्यादा कर रहे हैं, आप लेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो इस अकाउंट को, स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करना यहां पे सीखेंगे इस टॉपिक में। और इस टॉपिक का नाम हमारा क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आपको डिफाइन करने की बात आए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट रेफर्स टू अ समरी स्टेटमेंट। इट रेफर्स टू अ
समरी स्टेटमेंट, ठीक है ना। मतलब क्या समरी स्टेटमेंट, मतलब इसमें आपको सारा लेन देन आता है। अब किस प्रकार का लेन देन आता है? इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। किस प्रकार के लेन देन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किसके किसके बीच में रिकॉर्ड करते हैं? जो कि वन कंट्री, कोई भी एक कंट्री और बाकी कंट्री के बीच में हो रहा है। मतलब क्या? मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है। इसमें एक से अधिक कंट्री भी आ सकता है, और किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। And now, what is the meaning of economic transactions? What is the meaning of economic transactions? देखिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है जब हम दूसरे देश के साथ कोई भी लेन देन कर रहे हैं, तो या तो हम गुड्स और सर्विसेज का क्या कर रहे हैं? ओन कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम उसको कुछ पैसा दिए, उसके टर्म में हमें वो गुड मिला या हमें वो सर्विसेज मिला। तो एक देश दूसरे देश के साथ जो इस प्रकार का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां तक अगर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको होना चाहिए, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और बैलेंस ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं सबसे पहले। चलिए, बीओपी अकाउंट को हम लोग फॉर्मेट देखते हैं बीओपी अकाउंट का। तो हमें करना क्या है कि बीओपी अकाउंट इस प्रकार से हमें बनाना है और एक स्टेटमेंट की तरह बनाना है। मतलब पूरा एक लंबा लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हम लोग जो है ऊपर से भी लेके आएंगे, और यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना, हमें ध्यान देना है कि यहाँ से हमने इसको क्लोज किया, यहाँ से भी हमने क्लोज किया, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा जगह हमें छोड़ देना है इधर, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जब ऐसे अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो आमतौर ये अकाउंट्स में, जो अकाउंट्स के कॉमर्स पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनको पता होगा, तो इस प्रकार का लेजर अकाउंट बनता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें साइड का डिफरेंस होता है। देखिए, साइड का डिफरेंस मतलब ये है कि हमें एक साइड में ऐसे आइटम्स रखना पड़ते हैं, ऐसे आइटम्स को रखना पड़ता है जो हमारा क्रेडिट आइटम्स है। कैसा आइटम है? क्रेडिट आइटम्स है। और दूसरे साइड में हम रखेंगे क्या? डेबिट आइटम्स। क्या रखेंगे जी? डेबिट आइटम्स हम अपने दूसरे साइड में रखेंगे। अब देखिए, इन दोनों का मतलब क्या है, हमें यह समझना है। देखिए, क्रेडिट आइटम्स में हम उन ट्रांजैक्शंस के साथ या उस ट्रांजैक्शंस को लेंगे जिसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जिसमें क्या आएगा? हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब, जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो समझ जाइए बस इतना कि अगर हमारे पास डॉलर आ रहा है, डॉलर आ रहा है, तो उसको हम लोग इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। अगर हमारे पास डॉलर जा रहा है, अगर हमारे देश से डॉलर जा रहा है, तो हम उसको आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड हमारा क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस साइड हमारा क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है जी। सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है। तो देखिए, हम इसको दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग हमारा एक अकाउंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? करेंट अकाउंट। क्या बोलेंगे जी? करेंट अकाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करेंट अकाउंट। करेंट करेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारा आ गया आपका क्या? करेंट अकाउंट, ठीक है। अब करेंट अकाउंट में ये कौन से लेन देन को हम रिकॉर्ड करेंगे? कौन से लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे? जो हमारे देश और दूसरे देश के बीच में हो रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना है
कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करे, जो कि हमारे एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करे। तो ऐसा लेन देन क्या हो सकता है? आपने कहीं से कोई सर्विस लिया और आपने उसके बदले में वो फॉरेन एक्सचेंज पे किया, डॉलर पे किया, तो आपका ना तो आपका एसेट घटे ना एसेट बढ़े, ना ही आपका लाइबिलिटी कर्ज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो ऐसे जितना भी लेन देन है हम उसको करेंट अकाउंट के अंदर में रखेंगे। तो करेंट अकाउंट में कैसे लेन देन को रखना है? जो कि हमारे एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता हो, इस बात को हमें ध्यान देना है। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन लेते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे पहला हम लोग लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या लेते हैं जी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब क्या कि हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को दूसरे देश में भेज रहे हैं। अब जब दूसरे देश में भेज रहे हैं गुड्स को, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर के टर्म में पेमेंट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, यस नो, हमारे पास इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो डॉलर के टर्म में हमारे पास पेमेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जिससे हम उसको किस में रखेंगे? क्रेडिट आइटम्स के अंदर में रखेंगे। तो चलो कुछ भी रख लिया हमें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 100। दूसरा क्या है? अब देखिए, अब जब लेन देन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि गुड्स का ही हो। अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सर्विसेज को भी हम ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारी कंपनीज आईटी सर्विसेज देती है दूसरे देशों में, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा आइटम हो गया। तीसरा आइटम क्या है जी? तीसरा आइटम जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, हमारे यहाँ के किसी रेसिडेंट का दूसरे देश में कोई प्रॉपर्टी उसने खरीद लिया। अब जब उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया तो उससे उसको इनकम आता है, रेंट आता है। अगर उसने कोई जमीन खरीद लिया तो निश्चित तौर पे उससे वो रेंट अर्न करेगा। ऐसा जब वो रेंट अर्न करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव। अब बाय द वे फॉर एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम हमारे पास 300 आया। चौथा लेते हैं हम लोग क्या कि हमने, हमारा कोई मित्र रहता है यूएसए में और वो उसका बर्थडे है, और उसने अपने बर्थडे पे हमको जो है, उसने अपने बर्थडे पे हमको क्या है कि कुछ गिफ्ट भेजा है कि भाई ऐसा है कि तुम वहां पे ना पार्टी शार्टी कर लेना। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि हमें फिर लौटाना नहीं होता है, हमें अपने पास ही रखना होता है, उसके बदले में कुछ लौटाना नहीं होता है, तो हम ऐसे ट्रांसफर को यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर मान के चलिए कि 400 का है। अब देखिए, अब हम आते हैं, ये सारा आइटम से हमारे पास क्या आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, डॉलर आ रहा है। अब हम उस साइड जाते हैं जिस साइड में हमें डॉलर पे करना पड़ेगा, ऐसा लेन देन जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज दूसरे देशों में जाएगा। अब हमें डॉलर क्या करना पड़ेगा? आउटफ्लो होगा हमारा। तो जहां एक्सपोर्ट था वहां हमारा क्या होगा जी? इंपोर्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होगा जी? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कुछ वैल्यू हम लोग लेते हैं। सपोज करिए वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 250 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा आइटम हमारा क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये भी कुछ ले लिया, 350 लेते हैं हम लोग, या 300 लेते हैं। ठीक है, चौथा, सॉरी तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनकम। जहां हम रिसीव कर रहे थे वहां हम पे कर रहे हैं। अब दूसरे देश का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, हम उसको रेंट पे कर रहे हैं, तो हम उसको रेंट पे कर रहे हैं जी। चलिए 550 का ले लेते हैं। चौथा, अब हमारा कोई दोस्त यूएसए में रहता है और उसका बर्थडे और हम उसको भेज रहे हैं, अब तो उसको हम डॉलर के टर्म में पेमेंट करेंगे। तो यूनिलैटरल यूनिलैटरल ट्रांसफर यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड। ठीक है, कोई एक अमाउंट लेते हैं हम लोग 100 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसको पूरा जो है वो टोटल करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आता है। देखिए हमारे पास टोटल क्या आया? टोटल देखिए इधर क्या आ जाएगा हमारा? ए में, सपोज करिए ए है, तो टोटल हमारा क्या आ रहा है जी? 3 3 6 4 1000 आ रहा है। ठीक है, इधर क्या आ रहा है? जोड़िए, 5 2 7 1 8 3
11 आ रहा है ना, 1100। तो यहां तक हमें ये पता चल रहा है, यहां तक हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा क्या है, एक बार फिर से जोड़िएगा, 5 2 7 1 8 3 11, सॉरी 1200 है, इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है ना, 1200 है। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका ज्यादा है, मतलब सॉरी आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो आपका कम है। अब हम लोग दूसरे अकाउंट में आते हैं, जो दूसरा अकाउंट है आपका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग आते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब इस वाले अकाउंट में ऐसे लेन देन को रखेंगे जो कि हमारे एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी, ऐसे लेन देन को रखेंगे जो हमारे एसेट और लाइबिलिटी को क्या करेगा जी, अफेक्ट करेगा, क्या करेगा, अफेक्ट, प्रभाव करेगा। तो सबसे पहला देखिए हम लोग लेते हैं, किसी लेन देन को लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेते हैं हम लोग सबसे पहला, अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट। अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी है यूएसए में और हमने उसको बेच दिया, अब बेच दिया तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, चलिए 600 का आया, ठीक है। दूसरा, और कैसे आएगा, और कैसे आएगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया जी, हमने बोरोइंग कर लिया, क्या कर लिया, बोरोइंग कर लिया, किसी से उधार ले लिया, ठीक है, किसी ले, मतलब हमने फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं इसको, लोन टेकन, हमने क्या किया, लोन टेकन, लोन ले लिया किसी दूसरे संस्था से, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो कुछ भी अमाउंट लिख देते हैं, 500 का हमने लोन लिया। दूसरा क्या है कि जहां हम खरीद रहे थे एसेट को, अब वहां पे हम क्या कर लेते हैं, एसेट को परचेज कर लेते हैं, परचेज ऑफ एसेट, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एसेट को परचेज कर रहे हैं तो आउटफ्लो होगा हमारा, तो एसेट को परचेज कर लेते हैं, कोई भी अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, 750 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है जी, अब यहाँ पे हमारे पास जाना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, ऐसा लेन देन लेना है, तो हम बोरोइंग की जगह क्या कर रहे हैं, लेंडिंग्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, फॉरेन दे रहे हैं, मतलब लोन अब दे रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं कि भाई टोटल क्या आया हमारे पास, ठीक है। अब टोटल हमारे पास क्या आया जी, टोटल देखिए हमारे पास रिसीट कितना आया, 1100 का आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया हमारे पास, कितना आया, 1300 का आया ना, 1300 का आया, ठीक है, 1300 का आया। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि अब अगर आप इन दोनों का टोटल करिए, मतलब इसका और इसका अगर आप निकाले, टोटल रिसीप्ट आपके पास क्या है, व्हाट इज योर टोटल रिसीप्ट, ठीक है। तो टोटल रिसीप्ट आपका क्या हो जाएगा, 1100 प्लस 1000 क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, है ना, 2100 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, 1300 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। मतलब इस साइड हम क्या लिखते हैं, टोटल पेमेंट, ठीक है ना, टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट हमारा कितना है, 2500 का है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिसीट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट ज्यादा है। तो पेमेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 400 का पेमेंट ज्यादा है। अब यहाँ पे एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि बीओपी अकाउंट, स्टार बना लेंगे कि बीओपी अकाउंट ऑलवेज, ऑलवेज बैलेंस्ड, बीओपी अकाउंट ऑलवेज बैलेंस्ड। मतलब बीओपी अकाउंट को आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, मतलब इधर भी 2500 है तो इधर भी 2500 होना चाहिए। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि आप इस 2500 को पुराने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए दोनों साइड क्या करिएगा, तो भाई आपका इनफ्लो कम है तो इनफ्लो में आप कुछ ना कुछ क्या करिएगा, इनफ्लो में आप कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करिएगा। तो आप क्या करिएगा सर, बोरोइंग कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग कर लेगी 400 का, कितना कर लेगी, 400 का बोरिंग कर लेगी। तो इस साइड भी कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और इस साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, बीओपी अकाउंट हमारा क्या करना चाहिए, हमेशा मैच करना चाहिए, बीओपी अकाउंट क्या करना चाहिए, हमेशा मैच करना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मेट है बीओपी अकाउंट का। अगर कोई दिक्कत है तो आप यहां तक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप यहां तक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो यहां तक पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए एक बार फिर से समराइज करते हैं क्या कि हमने करेंट अकाउंट में वैसा आइटम को रखा जो एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। कैपिटल अकाउंट हमारा दूसरा अकाउंट है, हमने ऐसे लेन देन को रखा जो कि एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो आपने देखा कि एसेट बिक रहा है तो वहां भी आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, आप बोरिंग कर रहे हैं तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, आप परचेज कर रहे हैं एसेट तो आपका एसेट बढ़ रहा है, तो आप इसको क्रेडिट आइटम्स में रख रहे हैं। और ऐसा लेन देन जिससे कि आपके एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग ऐसे लेन देन को कहाँ रख रहे हैं, करेंट अकाउंट में। तो मतलब बीओपी अकाउंट का भाई दो बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक अपर बॉडी है, एक लोअर बॉडी है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझना है, ठीक है, कि हमने करेंट अकाउंट में जो आइटम्स लिया उसको कैसे कैटेगराइज करें। तो देखिए सबसे पहले हमें करेंट अकाउंट में जो हमने आइटम्स लिया उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसको एक लिखेंगे आइटम्स, आइटम्स टू बी included in current account of BOP। तो सबसे पहला हमारा जो आइटम है करंट अकाउंट में वो आइटम है आपका कौन सा आइटम, विजिबल आइटम। कौन सा आइटम है, विजिबल आइटम्स, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा आइटम है जी, दूसरा है हमारा इनविजिबल आइटम्स। क्या है, इनविजिबल आइटम्स। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम। और चौथा क्या है हमारा, फोर्थ वन क्या है हमारा, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है। तो आपका ये चार अकाउंट, ये चार लेन देन करेंट अकाउंट में, ठीक है। और अगर अगर हम एक आइटम को छोड़ दे जो कि कौन सा है हमारा, कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये कैपिटल ट्रांजैक्शन जो है ये आपका कौन से अकाउंट का आइटम है, कैपिटल अकाउंट का आइटम है। कौन सा अकाउंट का आइटम है, कैपिटल अकाउंट का आइटम। तो विजिबल आइटम मतलब क्या, जो कि देखा जा सकता है। तो देखा कौन जा सकता है, विजिबल आइटम आपका क्या हो गया, विजिबल आइटम आपका हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये आपका क्या हो गया, विजिबल आइटम्स हो गया। अब देखिए दूसरा आपका क्या है जी, सेकंड वन इज आपका इनविजिबल आइटम। तो इनविजिबल आइटम आपका क्या है जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये आपका क्या हो गया, इनविजिबल आइटम हो गया, सर्विस को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका क्या है जी, थर्ड वन, तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट इनकम, जो कि आपने कहीं प्रॉपर्टी लिया और वहां से आपको रेंट आ रहा है, डिविडेंड, जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया जी, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये तीसरा आइटम। और चौथा आपका क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर, जो कि हो गया आपका चौथा आइटम। और बाकी जो आइटम है मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शन जो कि एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, ये आपका क्या हो गया, कैपिटल ट्रांजैक्शन में आपका आ गया। तो पूरा अगर आप बीओपी अकाउंट की में बात करें कि बीओपी अकाउंट में कितने टाइप का ट्रांजैक्शन है, तो 5 टाइप का ट्रांजैक्शन है पूरे बीओपी अकाउंट में, विजिबल आइटम का, इनविजिबल आइटम का, इन्वेस्टमेंट इनकम का और यूनिलैटरल ट्रांसफर का, और पांचवा कैपिटल ट्रांजैक्शन का। तो ये चारों ऊपर वाला आपका करंट अकाउंट का पार्ट है, और जो पांचवा आइटम है, जो पांचवा लेन देन है, वो जो है आपका किसका पार्ट है, वो आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट। चलिए यहां तक अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बता सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, देखिए ट्रेड जब भी हम लोग करते हैं तो गुड्स के टर्म्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन
दी वैल्यू ऑफ गुड्स। कैसा गुड्स भाई? वैल्यू ऑफ गुड्स, बोलिए। वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। फॉर्मूला के टर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला के टर्म में? बीओटी बराबर एक्स ऑफ गुड्स माइनस एम ऑफ गुड्स। फॉर्मूला के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? बीओटी बराबर एक्स ऑफ गुड्स माइनस एम ऑफ गुड्स। तो अगर आपको बीओटी का बैलेंस निकालना हो अपने बीओपी अकाउंट में जो आपने बना रखा था पहले, तो क्या होगा आपका बीओपी अकाउंट का बैलेंस? यहाँ पे देखिए गुड्स की बात हो रही है, तो बीओटी अकाउंट आपका कितना हो जाएगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये हो जाएगा -150। क्या हो जाएगा? -150। आपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है ना? अब चलिए, बीओटी अकाउंट कितने टाइप का बैलेंसेस शो कर सकता है? तो एक तो शो कर सकता है आपका क्या? सरप्लस बीओटी। क्या शो कर सकता है? सरप्लस बीओटी। दूसरा शो कर सकता है आपका क्या? डेफिसिट बीओटी। क्या शो कर सकता है? डेफिसिट बीओटी। और तीसरा शो कर सकता है आपका क्या जी? इक्विलिब्रियम बीओटी। क्या शो कर सकता है? इक्विलिब्रियम बीओटी। अब यहाँ पे क्या है? सरप्लस कब शो करेगा? फॉर्मूला हमें पता है कि एक्स ऑफ गुड्स माइनस एम ऑफ गुड्स है। तो जब एक्स ऑफ गुड्स क्या होगा? एक्स ऑफ गुड्स क्या होगा? इंपोर्ट जो है वो कम होगा एक्सपोर्ट से, तो क्या शो करेगा हमारा? सरप्लस बीओटी। डेफिसिट बीओटी कब शो करेगा? जब हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा। यस नो? इज ग्रेटर देन एम ऑफ गुड्स। और हमारा क्या है जी? इक्विलिब्रियम कब? तो सर इक्विलिब्रियम जब एक्स ऑफ गुड्स किसके बराबर हो जाए? एक्स ऑफ गुड्स हो जाए किसके बराबर? एम ऑफ गुड्स के बराबर। तो ये हमारा कैसा शो करेगा? इक्विलिब्रियम बीओटी शो करेगा। चलिए, तो ये हमने देखा कि बीओटी अकाउंट में कितने प्रकार का बैलेंस हो सकता है। एक सरप्लस बीओटी हो सकता है, दूसरा डेफिसिट हो सकता है, और तीसरा इक्विलिब्रियम बीओटी हो सकता है। देखिए क्या है कि आपको हमेशा ना है ना, क्या है कि अटेंटिव रहना है। जब भी टॉपिक चल रहा हो ना, तो अटेंशन आपका कहीं जाए नहीं। अगर आप अटेंशन रखते हैं पूरे लेक्चर के दौरान, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि आप बस सुन भी लीजिएगा एक बार ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको एग्जामिनेशन के अंदर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, जैसे ही आपका चैप्टर, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करें, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप कुछ क्वेश्चंस उससे कर लें, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि नहीं, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और इसमें क्वेश्चन आएगा तो बन सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, और नहीं करते हैं ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो लैकनेस हो जाता है कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो एक बार आप जो टॉपिक खत्म करें ना एग्जामिनेशन से पहले, उस चैप्टर के क्वेश्चन को भी कंप्लीट करें। चलिए, तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसी का क्या है हमारा जो है नेक्स्ट है कि कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स है कैपिटल अकाउंट का बीओपी के अंदर में। तो सबसे पहला हमारा है क्या? प्राइवेट ट्रांजैक्शन। सबसे पहला क्या है हमारा? प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है जी? सेकंड, दूसरा है हमारा क्या? ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। जो हमारा थर्ड है, थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और फोर्थ को हम लोग बोलेंगे क्या? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इनमें क्या डिफरेंसेस है एक बार हम लोग देखेंगे। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कि इंडिविजुअल
रोल प्ले करे। कैसा रोल प्ले करे? फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के द्वारा एसेट और लाइबिलिटी का परचेज हो रहा है, अगर रिलायंस खरीद रही है, अगर रिलायंस कोई एसेट और लाइबिलिटी को अराइज कर रही है, तो दोज ट्रांजेक्शंस विच अफेक्ट कौन सा? प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर वो लेन देन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा क्या एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, ऐसा लेन देन जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा अफेक्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल उसको क्या करे? ट्रांजैक्ट करे, जिससे कि उसके एसेट या लाइबिलिटी पे फर्क पड़े, हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल में क्या होगा? या तो गवर्नमेंट उस लेन देन को करे, नहीं तो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी करे, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, कोई भी यूनिट करे, और उससे उसका एसेट और लाइबिलिटी का अफेक्ट पड़े, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जी कौन सा ट्रांजैक्शन? ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, और पोर्टफोलियो मतलब क्या? देखिए, ऐसा होता है कि हम कभी कभार दूसरे कंट्री में एसेट खरीदते हैं, किसी दूसरे कंट्री के कंपनी का शेयर खरीदते हैं, कोई व्यक्ति फेसबुक का शेयर खरीद रहा है, कोई गूगल का शेयर खरीद रहा है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट में हमारा कंट्रोल होता है, मतलब हम डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, और कुछ में नहीं होता है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां हमारा कंट्रोल हो उसको बोलेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ऐसा जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं हो हम लोग उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने किसी कंपनी का, गूगल का जो है वो शेयर खरीदा, गूगल का आपने शेयर खरीदा। अब आप गूगल के ऑफिस में जाके बोलेंगे, किसको? आप गूगल के ऑफिस में जाके बोलेंगे बिल गेट्स को कि ऐसा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मेरे हिसाब से तुम काम करो। तो भाई ये बात ठीक नहीं है। मतलब ये कि अगर आप किसी कंट्री में किसी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और वहां पे आपका डिसीजन मेकिंग में पूरा कंट्रोल नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जहां कंट्रोल होता है, आपने घर खरीदा तो आप घर को जैसे चाहे, जैसे मन करे वैसे रिनोवेट करिए, बनाइए, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिख सकते हैं? परचेजिंग एन एसेट, परचेजिंग एन एसेट एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट, परचेजिंग एन एसेट एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट। यहां क्या बोल सकते हैं? परचेजिंग एन एसेट बट बट नो कंट्रोल, मतलब कंट्रोल आपके अथॉरिटी में, डिसीजन मेकिंग में वहां पे नहीं होता। ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं क्या? परचेज ऑफ शेयर्स। क्या ले सकते हैं? परचेज ऑफ शेयर्स। तो ये कैपिटल अकाउंट में चार प्रकार का लेन देन हो सकता है। पहला, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन कर रहा है और उसके एसेट और लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है तो उसको प्राइवेट बोलेंगे। सरकार का कोई लेन देन हो रहा है तो ऑफिशियल बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहीं दूसरे देश में एसेट खरीद रहा है और उसका पूरा नियंत्रण है डिसीजन मेकिंग में उस एसेट का, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट। और अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है एसेट बट पूरा कंट्रोल नहीं है तो उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो। एग्जांपल के तौर पे शेयर का खरीदना। देखिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अथवा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक टॉपिक है हमारा ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं ऑटोनॉमस को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पे ऑटोनॉमस को। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? ऑल दोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस
all those international transactions that are undertaken for प्रॉफिट मोटिव। कौन सा मोटिव? प्रॉफिट मोटिव। ऐसा लेन देन इंटरनेशनली जो कि प्रॉफिट मोटिव से किया जा रहा है। कौन से अकाउंट में? आप करेंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। ऐसे को क्या बोलेंगे? ऐसे सारे लेन देन को क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस। फॉर एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, जितना भी लेन देन हमारा प्रॉफिट मोटिव से किया गया, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सा आइटम? ऑटोनॉमस आइटम। इसको एक नाम और से जानते हैं, दीज ट्रांजैक्शंस आर ऑल्सो नोन एज above the line आइटम्स। इस ट्रांजेक्शन्स को, इन प्रकार के लेन देन को, इस प्रकार के लेन देन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? एबव द लाइन आइटम्स। क्यों बोलते हैं? देखिए, एक बार हम अकाउंट में चलते हैं अपने, ठीक है, अपने अकाउंट के फॉर्मेट पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी लेन देन हमारा किस मोटिव से हो रहा है जी? प्रॉफिट मोटिव से हो रहा है, ठीक है ना? प्रॉफिट मोटिव से हो रहा है। मतलब यहां तक जितना हमारा आइटम है, हम इसको बोलेंगे क्या? एबव दी लाइन आइटम्स। क्या बोलेंगे? एबव दी लाइन आइटम्स। क्योंकि हम कोई भी गुड खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, अगर इस लाइन के ऊपर जितना लेन देन है, हम उसको बोलेंगे क्या? एबव द लाइन आइटम। क्या बोलेंगे? एबव द लाइन। क्योंकि ये सारा लेन देन प्रॉफिट मोटिव से किया जा रहा है। वही जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन क्या किया जाए जी? बस अगर बीओपी अकाउंट में डेफिसिट है, मतलब बीओपी अकाउंट घट गया है, बीओपी अकाउंट में डेफिसिट है, और बीओपी अकाउंट को मैच कराने के लिए किया जाए, तो हम उसको बोलेंगे क्या? बिलो दी लाइन आइटम्स। मतलब ये वाले आइटम को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन से जो नीचे आइटम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिलो दी लाइन आइटम्स। क्या बोलेंगे? बिलो दी लाइन आइटम्स। क्यों? क्योंकि ये डेफिसिट, बीओपी अकाउंट में जो डेफिसिट हो रहा था 400 रुपए का, 400 करोड़ का, वो 400 करोड़ को हम लोग क्या किए? हम लोग बीओपी अकाउंट को मैच करवाने के लिए किए। तो जो लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे हमारा आइटम है, उसको बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन में चलेंगे हम लोग, ऑटोनॉमस हो गया ना, अकोमोडेटिंग में चलेंगे। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, क्या? अकोमोडेटिंग। मतलब क्या कर रहे हैं? अकोमोडेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अकोमोडेट कर रहे हैं। अकोमोडेटिव आइटम। ट्रांजैक्शंस which are undertaken to cover the deficit in BOP account। क्या किया जाए? डेफिसिट को मैच कराने के लिए किया जाए। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या था हमारा? गवर्नमेंट का बोरोइंग। क्या एग्जाम्पल था हमारा? गवर्नमेंट का बोरोइंग। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको दूसरा नाम क्या जानते हैं हम लोग? बिलो दी लाइन आइटम्स। किस नाम से जानते हैं? बिलो दी लाइन आइटम्स। तो ऑटोनॉमस ऐसा ट्रांजैक्शन है, ऐसा लेन देन है जो प्रॉफिट मोटिव से किया जाए, और अकोमोडेटिंग ऐसा है जो बीओपी अकाउंट में डेफिसिट को मैच, बीओपी अकाउंट को मैच कराने के लिए किया जाए। अगर डेफिसिट है तो उसको मैच कराने के लिए किया जाए। तो ऐसे जो डेफिसिट को मैच करवाने के लिए लेन देन किया जाता है, उसको दूसरे नाम से हम लोग
बिलो द लाइन आइटम के नाम से जानते हैं, और जो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एबव द लाइन आइटम्स, एबव द लाइन आइटम्स। अब देखिए, अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार का हमारा टाइप्स ऑफ बैलेंसेस हो सकता है बीओपी अकाउंट? टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, टाइप्स ऑफ बैलेंसेस इन बीओपी अकाउंट, किस प्रकार का हमारा बैलेंस हो सकता है? तो सबसे पहला हमारा क्या हो सकता है? डेफिसिट हो सकता है बीओपी में, डेफिसिट इन बीओपी। ये डेफिसिट कब होगा? जब पेमेंट ज्यादा होगा और रिसिप्ट कम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है? इसका फॉर्मूला बन सकता है ऑटोनॉमस पेमेंट, ठीक है ना, माइनस ऑटोनॉमस रिसीप्ट। क्या बन सकता है? ऑटोनॉमस पेमेंट माइनस ऑटोनॉमस रिसीप्ट। दूसरा कैसा बैलेंस हो सकता है हमारा? सरप्लस बीओपी। क्या हो सकता है? सरप्लस बीओपी। इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो जहां पेमेंट बड़ा होगा यहाँ क्या होगा? रिसिप्ट बड़ा होगा। तो ऑटोनॉमस रिसीप्ट माइनस ऑटोनॉमस पेमेंट, ऑटोनॉमस रिसीप्ट माइनस ऑटोनॉमस पेमेंट। और तीसरा हमारा क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम बीओपी। क्या हो सकता है जी? कैसा बैलेंस? इक्विलिब्रियम, मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है कि रिसीप्ट और पेमेंट क्या है? दोनों बराबर है। तो ऑटोनॉमस रिसीप्ट किसके बराबर है जी? ऑटोनॉमस पेमेंट के बराबर। ऑटोनॉमस रिसीप्ट इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस पेमेंट। तो ये तीन प्रकार का हमारा बैलेंस बीओपी अकाउंट में हो सकता है। चलिए, यहाँ पे आपका टोटल जो टॉपिक्स है इस अकाउंट का, इस टॉपिक का, वो कवर अप हो जाता है। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें। जो नहीं समझ में आ रहा है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप जरूर इससे कुछ क्वेश्चंस करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।